दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा द पेपर मेनाजरी। बहुत ही अच्छी कहानी और मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत ज़्यादा इमोशनल किया है इस कहानी ने। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेनाजरी का मतलब होता क्या है। देखो आज के ज़माने में लोग अमीर दिखाने के लिए अपने आप को महंगे मोबाइल खरीदते हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदते हैं, आईफोन रखते हैं लोग अपने पास में ताकि लोगों को लगे कि हमारे पास में बहुत पैसा है। मोबाइल एक स्टेटस बन चुका है आज के ज़माने में। अगर आपके पास में 10-15 हज़ार वाला मोबाइल है ना तो आपको गरीब कंसिडर किया जाएगा। हालांकि ये सब बचकाना बेवकूफ़ बातें होती हैं, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं ये बेवकूफ़ियाँ बता रहा हूँ। तो पहले ज़माने में क्या होता था, मोबाइल नहीं था। पहले ज़माने में जानवर रखे जाते थे ये दिखाने के लिए कि हमारे पास में कितना पैसा है। जो अमीर ज़्यादा होते थे ना वो अपने घरों में जानवरों को रखते थे। किसी के पास में चीता होता था, किसी के पास में बब्बर शेर होता था, कोई मगरमच्छ रखता था, कोई बंदर रखता था। और उन जानवरों से पता लगता था कि आपका स्टेटस क्या है। अगर उस ज़माने में आपके पास में बब्बर शेर जैसा कीमती जानवर है ना तो समझो आपके पास में आईफोन है। आईफोन का लेटेस्ट वर्जन है आपके पास में, तो बहुत वैल्यू है आपके समाज में। समझ में आ रहा है आपको। और इसी को कहा जाता था मेनाजरी। जो पिंजरे में कैद करके रखा जाता था जानवरों को, उसे मेनाजरी कहा जाता था। और मेनाजरी को ही बाद में कन्वर्ट करके ज़ू बना दिया गया। आज के ज़माने में आप जाते हो ना ज़ू में, चिड़ियाघर में जाते हो जानवरों को देखने, तो पहले ज़ू नहीं हुआ करता था, पहले मेनाजरी हुआ करता था। मेनाजरी से बाद में बना ज़ू। जिस तरह से चिड़ियाघर में जानवरों को कैद करके रखा जाता है, वैसे अमीरजादे जो होते थे वो कैद करके रखते थे जानवरों को। अब देखिए इस कहानी का नाम है पेपर मेनाजरी। पेपर मतलब कागज़ और मेनाजरी यहाँ पर यूज़ हुआ है जानवर के लिए। तो पेपर मेनाजरी का मतलब हुआ कागज़ के बने हुए जानवर। जैसे ये देखो, ये जानवर बने हुए हैं पेपर को फोल्ड करके। आपने भी कभी ना कभी ये बनाए होंगे, ओरिगैमी बोलते हैं इन्हें। मैंने तो स्कूल में बहुत बनाए यार। एक अंकल आते थे स्कूल में वाली किताब बेचने के लिए और मैं हमेशा ख़रीदता था और मुझसे कभी नहीं बनते थे। बहुत कोशिश करी मैंने तोड़ मरोड़ के बत्तख बनाने की, कभी कुछ और बनाने की, कभी नहीं बने मेरे। हमेशा पैसे बेकार गए इसमें। अब देखिए इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर है वो जैक है। जैक अब जवान हो गया है, समझदार हो गया है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब वो बच्चा था, नादान था। तो जैक आपको अपने बचपन की कहानी सुनाएगा, बचपन से लेके जवानी तक की कहानी सुनाएगा आपको। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कहानी है यार, बहुत मज़ा आएगा आपको सुन के। ध्यान से आप सुनना इस कहानी को। तो जैक कहता है कि बचपन की यादों में मेरी सबसे पहली याद है कि मैं रो रहा था। मेरे माँ बाप कोशिश कर रहे थे मुझे चुप कराने की, पर मैं चुप ही नहीं हो रहा था। पापा ने कहा अरे छोड़ो इसको, रोता रहता है ये तो। और पापा बेडरूम में चले गए। लेकिन माँ ने मुझे उठाया, किचन में ले गई माँ और मुझे ब्रेकफास्ट टेबल पर बिठा के माँ ने कहा कैन कैन। कैन कैन का मतलब होता है लुक लुक, देखो देखो, आहा। माँ ने फ्रिज पर से रैपिंग पेपर निकाला। सालों से माँ ने क्रिसमस पर जो गिफ्ट्स आते थे उन गिफ्ट्स के रैपिंग पेपर को संभाल के रख रखा था फ्रिज के ऊपर, और फ्रिज के ऊपर काफ़ी ढेर लग गया था रैपिंग पेपर्स का। तो माँ ने पेपर को बिछाया, प्लेन साइड को ऊपर रखा और पेपर को फोल्ड करके कुछ बनाना शुरू किया। पेपर से कुछ बनता हुआ देखकर ना मैं चुप हो गया और बहुत आश्चर्य से, क्यूरियसली मैं देख रहा था कि मॉम ये पेपर से क्या बना रही है फोल्ड करके। माँ ने पेपर को पलटा, दोबारा से फोल्ड किया, पेपर को मोड़ा तोड़ा सिकोड़ा और फिर वो पेपर कुछ और ही बन गया। माँ उस फोल्डेड पेपर को अपने मुंह तक लेके गई और उसमें फूंक मारी गुब्बारे की तरह। देखो लाहू। दोस्तों लाहू चाइनीज़ का वर्ड है, इसका मतलब होता है टाइगर। माँ ने कहा देखो लाहू, ये टाइगर है। माँ ने टाइगर को टेबल पे रखा। टाइगर इतना बड़ा होगा जितना कि 2 मुट्ठियाँ मिलके बनती हैं। मतलब जो फिस्ट होती है ना, उसको 2 फिस्ट मिला दो, उतना बड़ा टाइगर होगा। तो बहुत ही छोटा सा टाइगर था। टाइगर की स्किन रैपिंग पेपर का पैटर्न थी। रैपिंग पेपर से बनाया था तो जाहिर है कि उसकी जो स्किन होगी वो रैपिंग पेपर का पैटर्न ही होगा। जो टाइगर का पैटर्न होता है वैसा पैटर्न तो होगा नहीं, रैपिंग पेपर का पैटर्न होगा। और पेपर पर ना वाइट कलर का बैकग्राउंड था और उसके ऊपर रेड कैंडी केन्स और ग्रीन क्रिसमस ट्रीज बने हुए थे। तो टाइगर की स्किन पर भी क्या होगा, वाइट कलर का बैकग्राउंड होगा और कैंडी केन्स होंगे बने हुए और ग्रीन कलर के क्रिसमस ट्रीज बने हुए होंगे। माँ ने जो कागज़ का क्रिएशन बनाया था उसके पास में मैं गया, उसकी पूंछ ही ली और उस चंचल टाइगर ने मेरी उंगली पर झपट्टा मारा और उस टाइगर में से बिल्ली की और पेपर जब रगड़ खाता है ना वैसी आवाज़ मिक्स होके आने लगी। देखो पेपर को ऐसे मरोड़ोगे तरोड़ोगे तो इस तरह से आवाज़ आएगी। तो ऐसी आवाज़ आ रही थी और बिल्ली की आवाज़ आ रही थी। ये दोनों आवाज़ें मिलकर आ रही थीं।
दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि एक कागज़ का टाइगर इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। देखो बचपन में हम लोग बहुत सारी चीज़ों की इमेजिनेशन करने लगते हैं। जैसे लड़कियां जो होती हैं जब छोटी होती हैं तो वो घर घर खेलती हैं, कोई हस्बैंड बनेगा, कोई वाइफ बनेगी, फिर ऑफिस से आएगा हस्बैंड, वाइफ खाना बना रही होगी, तो एक छोटा सा घर बना लेती हैं, अपना इमेजिनेशन करती हैं। ठीक है, वैसे ही जो लड़के होते हैं वो अलग ही गेम खेलते हैं, कार से खेलते हैं। वो चोर की गाड़ी जा रही होती है आगे, पीछे पुलिस की गाड़ी जा रही होती है। खेला है ना ये वाला गेम, सब लड़कों ने खेला होगा। तो ये तो साइकोलॉजी है, हर बच्चा खेलता है, आपने भी करी होगी, कुछ ना कुछ आपने गेम खेला होगा। बिल्कुल वैसे ही जैक जब बच्चा था ना तो उसने इमेजिन किया है कि ये टाइगर तो मेरे पंजा मार रहा है, खेल रहा है मेरे साथ में, आवाज़ आ रही है इसमें से बिल्ली की, पूंछ हिल रही है इसकी। मैं उस कागज़ के टाइगर को देखकर हंसने लगा और चौंक भी गया, और अपनी पहली उंगली से मैंने टाइगर की कमर पे प्यार किया। पहली उंगली मैंने कमर पे फेरी और वो कागज़ का टाइगर हिलने लगा और गुर्राने लगा। माँ ने कहा जीनो चिंग चिंग चू। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैक की माँ ना चाइनीज़ हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती तो वो चाइनीज़ में ही बात करती हैं। आपकी बुक में साथ साथ में ट्रांसलेशन भी लिखी हुई है, तो जीनो चिंग चिंग इसकी ट्रांसलेशन होगी दिस इज़ कॉल्ड ओरिगैमी। जो पेपर का टाइगर माँ ने बनाया है वो एक ओरिगैमी है। मैंने बताया ना आपको कि ओरिगैमी होती है जो पेपर को फोल्ड करके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। माँ ने कहा ये ओरिगैमी है। उस टाइम मुझे ओरिगैमी के बारे में पता नहीं था, मैं बहुत छोटा था, मुझे ये भी नहीं पता था कि माँ की सांस कितनी स्पेशल है। माँ सांस भरती थी कागज़ में और उसकी सांस से उस पेपर के बने एनिमल में जान आ जाती थी और वो चलने लगता था सांस भरने से। देखो पेपर जो था वो बेजान था, लेकिन जब माँ सांस भरती थी ना, माँ की सांस इतनी स्पेशल थी कि उसके सांस भरने से वो पेपर चलने लगता था। ये माँ का जादू था कि वो कागज़ के जानवर में भी जान डाल देती थी अपनी सांस से। डैड हैड पिक्ड मॉम आउट ऑफ अ कैटलॉग। डैड ने माँ को एक कैटलॉग में देखकर पसंद किया था। दोस्तों इस स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा गहराई है, और मैं आपको बताऊं ये बात हो रही है 1970s की। 1970s में क्या होता था कि अगर किसी अमेरिकन मैन को शादी करनी है किसी चाइनीज़ लड़की से तो वो कैटलॉग में देखकर शादी कर सकता है। सर्विस प्रोवाइड की जाती थी हांगकांग में कि आप कैटलॉग देखो और कैटलॉग में आपको जो लड़की पसंद आ रही है आप उसको सिलेक्ट करके उससे शादी कर लो, और उस लड़की की डिटेल्स लिखी होती थी कैटलॉग में। तो आप बात को समझो, कहानी में औरत को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वो कमोडिटी हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब घर में पेंट करवाते हो ना, तो पेंट करवाने से पहले कैटलॉग आता है घर पे, आप सब लोग बैठ के सिलेक्ट करते हो कि कौन सा पेंट कराना है। तो औरत को भी बिल्कुल ऐसे ही दिखा रहे हैं, जैसे आप पेंट के लिए कैटलॉग लेकर आते हो ना घर पे कि कौन सा पेंट करना है, वैसे ही जब आपको शादी करनी है तो कैटलॉग आपके सामने रख दिया जाएगा, जौन सी औरत आपको पसंद आ रही है उससे शादी कर लो। अब ये स्टेटमेंट इसलिए बहुत ज़रूरी है समझानी क्योंकि यहाँ से कहानी की पूरी टोन सेट होगी। दोस्तों यहाँ पे जैक ना बड़ा हो गया, हाई स्कूल में जाने लगा। जैक शिफ्ट करता रहेगा कहानी को, कभी वो बड़ा हो जाएगा हाई स्कूल में जाने लगेगा, कभी दोबारा से बच्चा बन जाएगा, बचपन की याद सुनाने लगेगा कोई सी। तो इस टाइम जैक बड़ा हो गया, हाई स्कूल में जाता है और बताता है कि एक बार क्या हुआ। तो बोलता है कि एक बार क्या हुआ, जब मैं हाई स्कूल में था तो मैंने डैड से पूछा कि डैड आपने माँ को कैटलॉग में देखा था तो कुछ डिटेल्स बताइए, कौन सी डिटेल्स आपने पढ़ी थी, आपने क्या पढ़ा क्या समझा कैटलॉग में। डैड ने कोशिश करी कि मैं माँ के पास में जाऊँ और कोशिश करूँ उनसे बात करने की दोबारा से। दोस्तों यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि जैक जब बड़ा हुआ है ना, जब हाई स्कूल में गया है तो उसकी दूरियां बन गई अपनी माँ से। तभी तो वो कह रहा है कि मेरे डैड ने कोशिश करी कि मैं दोबारा से अपनी माँ के पास में जाऊं और उससे बात करने की कोशिश करूं। मतलब क्या है कि जैक अपनी माँ से बात नहीं करता बड़े होके। इसके बाद वो बताता है कि डैड ने 1973 में स्प्रिंग के सीज़न में इंट्रोडक्शन सर्विस को साइन किया था, और डैड ने बताया कि वो कैटलॉग के पेजेस को जल्दी जल्दी से पलट रहे थे, कुछ कुछ सेकंड्स में पलट रहे थे, लेकिन जब एकदम से उन्होंने मॉम का फ़ोटो देखा ना तो वहीं पर रुक गए। मैंने डैड से कहा कि मैंने मॉम का कैटलॉग वाला फ़ोटो तो कभी देखा ही नहीं है। डैड ने मुझे बताया कि फ़ोटो में तुम्हारी माँ एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और तुम्हारी माँ ने ग्रीन कलर का चोंगसम पहन रखा था। चोंगसम देखो कुछ इस तरह का होता है, चाइना में बहुत पहनती हैं औरतें इसे। डैड आगे बताते हैं कि उसका सर कैमरे की तरफ था और इस पोजीशन में उसके काले लंबे बालों ने उसके चेस्ट और उसके शोल्डर को ढक रखा था। फ़ोटो में तुम्हारी माँ एक शांत बच्चे की तरह लग रही थी। और फिर उसके बाद मैंने कैटलॉग का पेज नहीं पलटा। कैटलॉग में लिखा हुआ था कि इस लड़की की उम्र 18 साल है, इसे डांस करना पसंद है और ये बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है। क्योंकि ये हांगकांग से बिलोंग करती है इस वजह से इस लड़की की इंग्लिश अच्छी है।
लेकिन बाद में पता लगा कि इनमें से एक बात भी सच नहीं है। ना तो वो 18 साल की है, ना ही उसे डांस करना पसंद था, और ना ही उसे इंग्लिश आती थी। मैंने तुम्हारी माँ को मैसेज लिखा, लेकिन मुझे तुम्हारी माँ ने रिप्लाई नहीं किया, मुझे कंपनी ने रिप्लाई करा। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी माँ रिप्लाई कर रही है, लेकिन तुम्हारी माँ रिप्लाई नहीं कर रही थी, वो कंपनी रिप्लाई कर रही थी। जहाँ पर तुम्हारी माँ रजिस्टर्ड थी कैटलॉग में, वो कंपनी रिप्लाई कर रही थी। और ये बात मुझे पता नहीं थी कि कंपनी रिप्लाई कर रही है। फाइनली मैं हांगकांग चला गया तुम्हारी माँ से मिलने के लिए, और वहाँ पे जाके मुझे मालूम हुआ कि मेरे सारे मैसेजेस का जो रिस्पॉन्स है वो कंपनी दे रही है। तुम्हारी माँ को तो बिल्कुल इंग्लिश आती नहीं है, उसे तो बस हेलो या गुड बाय बोलना आता था। डैड की ये बातें सुन के मैंने कहा कि कौन सी ऐसी औरत है जो अपने आप को बेचने के लिए कैटलॉग में डालती है। बहुत ही ज़्यादा इसने ख़राब बात बोली अपनी माँ के लिए यहाँ पे, और हमें पता लग रहा है कि जैक जो है ना, उसकी बहुत दूरियां बन गई अपनी माँ से। मैं हाई स्कूल में था और मुझे लगता था कि मैं हर चीज़ के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, तो मैंने यहाँ पर भी कह दिया कि कौन सी ऐसी औरत है जो कैटलॉग में अपने आप को डलवाती है बेचने के लिए। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे तो सब पता है, मैं जो चाहूँ बोल सकता हूँ, जो चाहूँ सोच सकता हूँ। कंटेम्प्ट फेल्ट गुड लाइक वाइन, और दूसरों को हीन भावना से देखना ऐसा लगता था जैसे शराब। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था लोगों को हीन भावना से देखना। देखो मैं आपको समझाता हूँ। अमेरिका में उस टाइम चाइनीज़ लोगों को बहुत ही नीचा समझा जाता था। चाइनीज़ लोगों के साथ में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होती थी, और अगर कोई चाइनीज़ है ना, तो उसको ऐसे देखा जाता था कि ये बहुत ही निचले स्तर का नीच इंसान है। तो अब हुआ क्या कि जैक में ना ये फीलिंग आने लगी कि मेरी माँ जो है वो बहुत ही नीचे स्तर की है। मैं अपनी माँ से बहुत सुपीरियर हूँ, मैं तो अमेरिकन हूँ, और मेरी माँ चाइनीज़ है तो वो मुझसे बहुत नीचे है। तो अब हुआ क्या कि डैड पहुँच गए हांगकांग में माँ से मिलने के लिए, और हांगकांग में जाके देखा कि माँ को तो इंग्लिश आती ही नहीं है। अब डैड ऑफिस में चिल्लाने और अपने पैसे वापस मांगने नहीं गए। इसके बजाय उन्होंने क्या करा, एक वेट्रेस को बुलाया और कहा, वेट्रेस को पैसे दे के कहा कि ट्रांसलेट करो, जो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ उसको चाइनीज़ में इन्हें समझाओ, और ये जो चाइनीज़ में बोल रही हैं उसको ट्रांसलेट करके मुझे इंग्लिश में समझाओ। डैड ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ की आंखों में उस टाइम मुझे डर और उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब मैंने कुछ कहा और वेट्रेस ने मेरी बात को ट्रांसलेट करना शुरू किया तो तुम्हारी माँ मुस्कुराने लगी। इसके बाद में मैं कनेटिकट में वापस आ गया। कनेटिकट अमेरिकन में एक स्टेट है, और यहाँ पर आके मैंने डॉक्यूमेंट्स बनवाने शुरू कर दिए ताकि तुम्हारी माँ मेरे पास में आ सके। और फिर 1 साल के बाद मैं पैदा हुआ ईयर ऑफ द टाइगर में। दोस्तों ईयर ऑफ द टाइगर है 1974। देखो 1973 में जैक के डैड उसकी माँ से मिलने के लिए गए थे, और 1 साल के बाद में जैक पैदा हुआ, और 1974 था ईयर ऑफ द टाइगर। चाइना में क्या होता है, हर 12 साल में ज़ोडिएक साइंस के मुताबिक ईयर ऑफ द टाइगर आता है, और ईयर ऑफ द टाइगर में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो बहुत समझदार होगा, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, और वो बहुत बहादुर होगा, स्पेशल होगा वो। तो 1974 में टाइगर ईयर में जैक पैदा हुआ था, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। अब देखो मैंने आपको बताया ना कि जैक कभी तो बिल्कुल बचपन की कहानी सुनाएगा, कभी हाई स्कूल की सुनाने लगेगा। तो अब जैक दोबारा से अपने बिल्कुल बचपन में चला गया। वो बताता है कि मेरे रिक्वेस्ट करने पर मॉम ने रैपिंग पेपर से एक गोट, एक डियर और एक वाटर बफेलो को भी बना दिया। वो सभी जानवर रूम में इधर से उधर भागते रहते थे, और लाहू गुर्राते हुए उन सब के पीछे भागता था। और जब लाहू किसी जानवर को पकड़ लेता था तो उस जानवर को पिचका देता था। तब तक पिचकाता था जब तक उसकी सारी हवा ना निकल जाए, और उस जानवर की जब हवा निकलती थी तो वो दोबारा से फ्लैट फोल्ड होके कागज़ बन जाता था। और फिर जब उन कागज़ के बने जानवरों में से हवा निकल जाती थी तो मैं दोबारा से उनमें फूंक मारता था, ताकि वो जानवर थोड़ा सा और दौड़ सकें, थोड़ा सा और भाग सकें। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो ही नहीं सकती कि एक टाइगर बाकी सारे जानवरों के पीछे भागेगा। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है। तो ये सब बच्चे करते हैं, आपने भी करा होगा, और जैक भी यही कर रहा है। जैक आगे सुनाता है कि कई बार जानवर मुसीबत में पड़ जाते थे। एक बार क्या हुआ, डिनर के टाइम पे वाटर बफेलो सोया सॉस के डिश में गिर गई। जिस तरह से असली वाटर बफेलो लोटपोट होती है ना पानी में, उसको मज़ा आता है, बिल्कुल वैसे ही लोटपोट इस कागज़ की वाटर बफेलो को भी होना था। मैंने जल्दी से सॉस से वाटर बफेलो को निकाला, लेकिन सॉस वाटर बफेलो के पैर पर चिपक गया था। उसका पैर सॉस में भीग गया था, और फिर वो टेबल पर खड़ा ही नहीं हो पाया। मैंने वाटर बफेलो को धूप में सुखाया, लेकिन सॉस में गिरने के बाद उसका पैर मुड़ तोड़ गया, और फिर वो लंगड़ा लंगड़ा के चलने लगा। इसके बाद माँ ने उसकी टांगों को प्लास्टिक से रैप कर दिया था। दोस्तों आपकी बुक में लिखा हुआ है सैरन रैप।
सैरन रैप एक ब्रांड का नाम है जो प्लास्टिक रैप बनाती है। तो सैरन रैप का मतलब है कि प्लास्टिक चढ़ा दी माँ ने, ताकि वो वाटर बफेलो दिल खोल के इधर से उधर घूम सके, चल फिर सके, उसको कोई दिक्कत ना हो। और अपना लाहू जो है ना, उसको स्पैरो चिड़िया को परेशान करने में बड़ा मज़ा आता है। जब हम लोग बैकयार्ड में खेला करते थे तो लाहू बहुत परेशान करता था स्पैरो बर्ड्स को। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक चिड़िया ने लाहू पर पलटकर अटैक कर दिया। मैंने लाहू को उठाया तो वो रोने लगा, और उस दिन के बाद से लाहू ने चिड़ियाओं को अवॉइड किया, चिड़ियाओं के साथ में कभी नहीं खेला, कभी उन्हें परेशान नहीं किया। दोस्तों, ये सारी इमेजिनेशन है, बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ। एक कागज़ का जानवर कभी भी ये सब नहीं कर सकता। जैक आगे सुनाता है कि एक बार की बात है, मैं टीवी पर शार्क की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो मैंने माँ से कहा कि मुझे भी कुछ ऐसा बना कर दें शार्क जैसा, और माँ ने शार्क बना दी। लेकिन वो शार्क टेबल के ऊपर उदास होकर फड़फड़ा रही थी, खुश नहीं थी वो, क्योंकि शार्क को पानी चाहिए होता है। तो मैंने क्या करा, सिंक में खूब सारा पानी इकट्ठा किया और फिर उस पानी में शार्क को मैंने छोड़ दिया। शार्क पानी में बहुत खुशी से तैर रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो शार्क गीली हो गई, उसका कलर फीका पड़ गया और धीरे से वो पानी में डूब गई। माँ ने जो पेपर फोल्ड कर रखा था वो सारे के सारे फोल्ड्स खुल गए, पेपर फ्लैट हो गया। मैंने शार्क को बचाने के लिए पानी से उसको बाहर निकाला, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ एक भीगा हुआ कागज़ था, उसके सारे फोल्ड्स खुल गए थे, शार्क ख़त्म हो गई थी, सिर्फ एक भीगा हुआ कागज़ था। माँ ने अब मेरे लिए एक नई शार्क को बनाया। इस बार माँ ने टिन फॉइल से शार्क को बनाया था। टिन फॉइल देखो कुछ इस तरह की होती है, ये पानी में ख़राब नहीं होती। तो माँ ने टिन फॉइल से शार्क को बनाया और फिर वो शार्क बहुत ही खुशी से बड़े से गोल्ड फिश के बॉल में रहने लगी। लाहू और मैं, हम दोनों गोल्ड फिश बॉल के सामने बैठकर मज़े से देखा करते थे कि कैसे वो टिन फॉइल वाली शार्क गोल्ड फिश के पीछे भाग रही है। लाहू बाउल के एक साइड में होता था और मैं बाउल के दूसरे साइड पे होता था, और बाउल से देखने पर लाहू की आंखें बहुत बड़ी बड़ी लगती थीं। बाउल देखो शीशे का होता है ना, तो शीशे से जब मैं देखता था उसकी आंखें, तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी लगने लगती थीं, कॉफ़ी कप्स जितनी बड़ी आंखें लगने लगती थीं उसकी। और लाहू मुझे बाउल के दूसरी ओर से घूर घूर के देखता था। जब मैं 10 साल का हुआ तो हम लोगों ने अपने घर को शिफ्ट किया। हमारे नए घर में पड़ोस की औरतें हमसे मिलने के लिए आईं। 2 औरतों ने हमारा वेलकम किया। डैड ने उन पड़ोस की औरतों को ड्रिंक सर्व करी और कहा कि मुझे थोड़ा सा काम है, इसलिए मुझे निकलना होगा। यूटिलिटी कंपनी में जाना है, ओनर की जो बिल्स हैं उन्हें तैयार करना है, इस वजह से मुझे जाना होगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। आप लोग आराम से रहिए यहाँ पे, अपना ही घर समझिए इसे। अच्छा, मेरी जो वाइफ है ना, उसको ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है बोलनी, तो आप लोग ये मत समझना कि मेरी वाइफ र्यूड है, आप लोगों से बात नहीं कर रही है। उसको इंग्लिश नहीं आती, इस वजह से आप लोगों से बात नहीं करेगी, बाकी र्यूड नहीं है वो। जब मैं डाइनिंग रूम में पढ़ रहा था तो मॉम किचन में सामान को अनपैक कर रही थी, और वो जो पड़ोस से आई थी ना औरतें, वो लोग लिविंग रूम में बैठकर खुसुर पुसुर कर रही थी, आपस में बातें कर रही थी। पड़ोसी औरतें आपस में बोल रही थी, यार कितना अच्छा खासा मर्द तो लगता है ये, पर फिर क्यों इसने ऐसा किया। देखो तो ज़रा, जो अमेरिकन बाप है और ये चाइनीज़ माँ है, इन दोनों के मिलन से कैसा प्रोडक्ट बना है, कैसा प्रोडक्ट निकल कर आया इन दोनों का। ये प्रोडक्ट तो मुझे ठीक सा नहीं लगता। बच्चा ऐसा लगता है कि पूरा हुआ ही नहीं, अधूरा रह गया। इसकी आंखें थोड़ी सी टेढ़ी हैं, चेहरा सफ़ेद है, ये तो एक छोटा सा मॉन्स्टर की तरह है। क्या तुम्हें लगता है इंग्लिश बोल सकता है। इसके बाद वो औरतें चुप हो गईं और थोड़ी देर के बाद डाइनिंग रूम में आई। हेलो बेटा, आपका क्या नाम है। जैक। अच्छा, तो ये नाम तो चाइनीज़ नहीं लगता। मतलब जो तुमने मुझे नाम बताया जैक, ये नाम तो तुम्हारा चाइनीज़ नहीं लगता, तुम्हारा नाम तो जैकी चैन होना चाहिए था, चाइनीज़ नाम होना चाहिए था। इसके बाद माँ आ गई डाइनिंग रूम में और औरतों को देखकर मुस्कुराई। उन औरतों में से 3 औरतें मेरे तीनों तरफ खड़ी हो गईं। वो तीनों औरतें एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थीं और सर हिला रही थीं, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थीं। और इसके बाद डैड आ गए। मेरे पड़ोसियों में से एक लड़का था मार्क। एक बार वो मेरे पास में आया अपने स्टार वॉर्स एक्शन फिगर्स के साथ। उसमें एक फिगर होती है स्टार वॉर्स में, ओबी वैन कैनोबी। उस खिलौने की तलवार में लाइट जल सकती थी, वो अपना सर हिलाता था और बारीक आवाज़ में बोल सकता था, यूज द फोर्स। मुझे तो वो खिलौना नकली लगा था, असली ओबी वैन जैसा था ही नहीं वो। लेकिन मेरे ये कहने पर मार्क भड़क गया। उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है, चल बेटा तू अपना खिलौने दिखा, ज़रा देखूं तो सही तेरे पास में कौन से खिलौने हैं। पर मेरे पास में तो कोई खिलौना था ही नहीं, सिर्फ पेपर मेनाजरी थी। मैं लाहू को बेडरूम से लेकर आया। उस टाइम तक लाहू पर बहुत सारे टेप्स लगे हुए थे, ग्लू लगा हुआ था। सालों से मैंने और माँ ने रिपेयरिंग करके उसको संभाला था।
लाहू अब पहले के जैसा चुस्त फुर्तीला नहीं था। मैंने लाहू को कॉफ़ी टेबल पर लाके खड़ा कर दिया। पीछे लिविंग रूम में बाकी सारे कागज़ के बने हुए जानवर भी लाहू को देख रहे थे कि लाहू किस तरह से मेहमान के सामने पेश आएगा। मैंने कहा, ज्यों लाहू, इतना कहकर मैं रुका और फिर मैंने इंग्लिश में अपनी बात को स्विच किया। ये टाइगर है। लाहू मार्क के पास में गया और घुर्राने लगा, मार्क के हाथों को सूंघने लगा। मार्क ने देखा कि ये तो क्रिसमस पर जो रैपिंग पेपर आता है उसका पैटर्न बना हुआ है टाइगर की स्किन पर, और उसने कहा कि ये तो टाइगर जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता। क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कचरे से खिलौना बनाती है? मैंने लाहू को कभी कचरा नहीं समझा था, लेकिन अब मार्क के बोलने के बाद जब मैंने उसको देखा तो वाकई में वो तो बस एक रैपिंग पेपर ही था। मार्क ने फिर से अपना ओबी वैन वाला खिलौना दिखाया। उस खिलौने के हेड को पुश किया। हेड को पुश करने से उसकी तलवार में फिर से लाइट जलने लगी और उसका आर्म ऊपर नीचे होने लगा और वो बोला, यूज द फोर्स। दूसरी तरफ था लाहू। लाहू मुड़ा और मुड़ के झपट्टा मारा खिलौने के ऊपर और उस प्लास्टिक के फिगर को टेबल से नीचे गिरा दिया और वो गिर के टूट गया। ओबी वैन का जो हेड था वो घूमता 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 सोफे के नीचे चला गया। लाहू घुर्राने लगा। लाहू और मैं जोर जोर से हंसने लगे। मार्क को ये सब देखकर बड़ा गुस्सा आया और उसने एक जोर से मुक्का दिया मेरे, और उसने कहा कि तुम्हें पता भी है कि ये कितना महंगा खिलौना है, तुम्हें अब ये खिलौना स्टोर्स पर मिलेगा भी नहीं। दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो गुस्से में निकल जाती हैं मुंह से, और जो वो सुनता है ना सामने वाला इंसान, सारी ज़िंदगी वो बातें उसके दिल में रहती हैं। खैर, ये तो बच्चा है, लेकिन बच्चे ने भी बहुत ही ज़्यादा बुरी बात बोली है यहाँ पे। उसने कहा कि इट प्रॉबेबली कॉस्ट मोर देन वॉट योर डैड पेड फॉर योर मॉम। कहता है कि जो खिलौना तुमने तोड़ा है ना, ये खिलौना शायद उससे भी ज़्यादा महंगा है जितना पैसा देकर तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम को लेकर आए थे। तुम्हारे डैड ने जो पैसा दिया था ना मॉम को लाने के लिए, उससे भी ज़्यादा महंगा खिलौना होगा ये जो तुमने तोड़ा है। आपको याद है ना कि कैटलॉग को देखकर इसके डैड ने शादी करी थी। जैक आगे बताता है कि मैं ठोकर खा के फ्लोर पे गिर गया। लाहू गरज पड़ा और मार्क के फेस पर कूदा। मार्क चिल्लाया, लेकिन लाहू तो बस एक कागज़ का ही बना हुआ था। मार्क ने लाहू को पकड़ा और अपने हाथों से तोड़ मरोड़ दिया और 2 टुकड़ों में फाड़ दिया, और फिर उन दोनों टुकड़ों की एक बॉल बनाई और मेरे ऊपर बॉल बना के मारी। और फिर मार्क ने कहा कि ये रहा तुम्हारा स्टूपिड सस्ता चाइनीज़ कबाड़ा। हमारी लड़ाई वहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। मार्क बहुत पॉपुलर था स्कूल में। मैं उन 2 हफ्तों के बारे में दोबारा से नहीं सोचना चाहता जो मैंने लड़ाई के बाद स्कूल में बिताए थे। 2 हफ्तों के ख़त्म होने पर फ्राइडे को मैं घर पर आया। घर पर आके माँ ने मुझसे पूछा, जीजो हाउ माँ। इसका मतलब था कि तुम्हारा स्कूल कैसा रहा। माँ ने चाइनीज़ में मुझसे पूछा था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और मैं बाथरूम में चला गया। बाथरूम में जाके मैंने शीशे में अपने आप को देखा और कहा, आई लुक नथिंग लाइक हर, नथिंग। मैंने बोला कि मैं अपनी माँ की तरह बिल्कुल दिखाई नहीं देता हूँ, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, जैक को ना बड़ी शर्म आ रही है क्योंकि वो अपनी माँ में मिलता है, चाइनीज़ लगता है वो, तो वो शीशे के आगे खड़े होकर अपने आप को कन्विंस कर रहा है कि मैं अपनी माँ में नहीं मिलता हूँ, मैं तो अपनी माँ से अलग हूँ। अब डिनर पर मैंने डैड से कहा कि डैड, क्या मेरे चेहरा चिंकी जैसा है? डैड ने अपने चॉपस्टिक्स को नीचे रखा। अच्छा, एक चीज़ और है, देखो अमेरिका में ना चॉपस्टिक्स से नहीं खाते खाना, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि डैड ने अपने चॉपस्टिक्स को नीचे रखा, तो मतलब ये है कि चाइनीज़ खाना बन रहा है, चॉपस्टिक्स से खा रहे हैं ये लोग। तो औरत का ना बहुत बड़ा रोल होता है, औरत का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है। जिस कल्चर से वो आती है वैसे ही घर का माहौल भी हो जाता है। दूर दूर तक पूरे अमेरिका में कोई भी चाइनीज़ खाना रोज़ रोज़ नहीं पकाता होगा, लेकिन क्योंकि इनकी माँ चाइनीज़ है तो चाइनीज़ खाना पक रहा है और चॉपस्टिक से खा रहे हैं। अमेरिकन होने के बावजूद भी चॉपस्टिक से खा रहे हैं खाना। हालांकि स्कूल में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में मैंने डैड को कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि डैड सब कुछ समझ गए, मेरा बिना बताए सब कुछ समझ गए। डैड ने अपनी आंखों को बंद करा, अपनी नोज़ को रब किया और फिर कहा, नहीं, तुम तो चिंकी नहीं लगते हो। माँ ने डैड की तरफ देखा और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया था, और फिर मेरी तरफ देखा और कहा, शाहजॉ चिंग। चिंग का मतलब क्या होता है? इंग्लिश। मैंने कहा, इंग्लिश में बात करो। माँ ने कोशिश करी और कहा, क्या हुआ? मैंने बाउल और चॉपस्टिक्स अपने से दूर फेंका और कहा कि हमको अमेरिकन खाना ही खाना चाहिए, चाइनीज़ खाना नहीं खाना चाहिए हमें। डैड ने कहा कि बहुत सारी फैमिलीज़ हैं बेटा जो कभी कभी चाइनीज़ खाना पका लेती हैं, लेकिन डैड, हम उन बाकी फैमिलीज़ की तरह नहीं हैं,
क्योंकि बाकी फैमिलीज़ के पास में ऐसी माँ नहीं है जो कि अमेरिकन ना हो। अदर फैमिलीज़ डोंट हैव मॉम्स हु डोंट बिलोंग। दोस्तों अक्सर क्या होता है, आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो रहा है ये, मैं भी नोटिस कर रहा हूँ कि बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना तो उन्हें शर्म आने लगती है कि ये हमारे माँ बाप हैं। वो अपने कॉलेज में नहीं लेके जाएंगे पेरेंट्स को, थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे, घबराएंगे, शर्म आएगी उन्हें। अपने दोस्तों से मिलवाने में एम्बेरस फील करते हैं। ज़रा से बच्चे बड़े हुए नहीं तो उनके पर निकल आते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगी, वो कैसा फील करेंगे। ये बातें तब समझ में आती हैं जब बच्चे खुद पेरेंट्स बनते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होती है, बहुत टाइम निकल गया होता है और उस टाइम पर आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। बहुत पछतावा होता है, लेकिन सिर्फ पछतावा ही कर सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक संदेश देना चाहता हूँ आप सभी को कि अगर आपके माँ बाप सही सलामत आपके साथ हैं तो आपसे ज़्यादा खुशनसीब इंसान कोई नहीं है दुनिया में। उनका ख्याल रखा करो। ऐसा कभी मत सोचना कि तुम्हारे माँ बाप बहुत आउटडेटेड हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान आ गया तो तुम बहुत कुछ जानते हो और हवा में उड़ने लगो और सही से बात ना करो अपने पेरेंट्स से। ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है? आगे चल के नहीं तो बहुत पछतावा होगा। तो अब होता क्या है, जैक को बड़ी घिन आ रही है अपनी माँ से, क्योंकि वो चाइनीज़ है। स्कूल में उसका मजाक उड़ रहा है, चिंकी चिंकी बोल रहे हैं सब उसको, तो उसको ऐसा लग रहा है उसकी माँ जो है ना बहुत इन्फीरियर है, बहुत नीच है। अब डैड ने दूसरी ओर देखा और माँ के शोल्डर पर हाथ रख कर कहा कि मैं तुम्हें एक कुक बुक ला के दे दूंगा जिसमें रेसिपीज़ लिखी हुई होंगी अमेरिकन फूड की, तुम उन रेसिपीज़ को पढ़ के अमेरिकन फूड पका लेना। माँ ने मेरी तरफ देख कर कहा, बू हाउची, बेटे क्या तुम्हें खाना मज़े का नहीं लगता? इंग्लिश, मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, इंग्लिश में बात करो। माँ मेरे पास में आकर माथे पर हाथ लगाने लगी। वो देख रही थी कि कहीं मेरा टेम्परेचर बढ़ तो नहीं गया, कहीं मुझे बुखार तो नहीं हो गया, मैं ठीक तो हूँ। और फिर उसने कहा, फाशाउला, क्या तुम्हें बुखार है? मैंने उसका हाथ हटा के कहा, मैं ठीक हूँ, इंग्लिश में बात करो, मैंने चिल्ला के कहा। डैड ने भी माँ से कहा कि तुम इससे इंग्लिश में ही बात करो। तुम्हें पता था कि एक न एक दिन ऐसा ज़रूर होगा, क्योंकि तुम्हारा बच्चा अमेरिका में पल बढ़ रहा है, इंग्लिश जानता है, तुम्हें भी इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी उससे। तुम्हें पता था कि ऐसा एक न एक दिन आएगा जब तुम्हारा बच्चा कहेगा कि तुम इंग्लिश में बात करो। माँ के हाथ ढीले पड़ गए थे, मतलब माँ ने हार मान ली थी और वो बैठ गई। डैड से नज़रें हटा के उसने मेरी ओर देखा और फिर दोबारा से डैड को देखा। उसने कोशिश करी बोलने की, लेकिन फिर रुकी, दोबारा से कोशिश करी और दोबारा से रुक गई। डैड ने कहा कि तुम्हें बोलना होगा, मैं तो तुम्हारे ऊपर बहुत ही इजी था, मैंने कभी तुम्हें फोर्स नहीं किया कि तुम इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश बोलो, लेकिन अब तुम्हें सीखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, क्योंकि जैक है यहाँ पर। मेरी बात नहीं है, जैक की बात है, जैक के लिए तुम्हें बोलना होगा। माँ ने डैड की तरफ देखा और कहा कि अगर मैं बोलती हूँ लव तो मुझे यहाँ पर एहसास होता है। अपने होठों पर पॉइंट करके कहती है कि यहाँ पर एहसास होता है अगर मैं लव बोलती हूँ। और अगर मैं कहती हूँ AI तो मुझे यहाँ पर महसूस होता है। अपने दिल पर पॉइंट करके कहती है कि यहाँ पर महसूस होता है मुझे। मतलब वो ये कहना चाह रही है कि प्यार को जताने के लिए, प्यार का इजहार करने के लिए किसी भी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती है। प्यार तो एक एहसास है। डैड ने अपना सर हिलाया और कहा कि तुम अमेरिका में हो, इस तरह से नहीं चलेगा, यहाँ पर अमेरिका है ये। माँ के कंधे झुक गए कुर्सी पर, मतलब उसका पूरा पोस्चर बिगड़ गया, ढीली पड़ गई वो, और वो निराश हो गई। ऐसा लग रहा था कि उसकी दुनिया उजड़ गई है। जिस तरह से जब लाहू वाटर बफेलो पर अटैक करता था और वाटर बफेलो को पिचका देता था, उसकी सारी हवा निकाल देता था, वैसी ही माँ भी हो गई थी। माँ के अंदर से भी हवा निकल गई, पूरी जान निकल गई, उसकी निराश हो गई वो, उसके कंधे ढीले हो गए, बॉडी उसकी एकदम ढीली पड़ गई। दोस्तों एक माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चे से सबसे ज़्यादा प्यार करती है, और अगर उसके बच्चे ही उसके प्यार को ना समझे ना तो पूरी दुनिया ही बेकार हो गई उसकी, पूरी दुनिया ही उजड़ गई उसकी, मानो पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई उसके लिए। बहुत बुरा फील कर रही होगी जैक की माँ। इसके बाद मैंने डैड से कहा कि मुझे असली के खिलौने चाहिए, आई वॉन्ट सम रियल टॉयज़। डैड ने मुझे स्टार वॉर्स एक्शन फिगर्स का पूरा सेट ला के दिया और उस सेट में से मैंने ओबी-वैन केनोबी का जो फिगर था वो मार्क को वापस लौटा दिया। और फिर उस पेपर मिनेजरी को मैंने एक बड़े से जूते के डब्बे में पैक किया और बेड के नीचे रख दिया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि सारे के सारे एनिमल्स बाहर आ गए थे और अपनी पुरानी फेवरेट जगहों पर वापस चले गए थे। मैंने उन सभी जानवरों को पकड़ा और दोबारा से जूते के डब्बे में डाल दिया, और इस बार मैंने डब्बे के ढक्कन को टेप से लगा दिया था ताकि जानवर बाहर ना निकल पाएं। लेकिन वो सभी जानवर डब्बे में बहुत शोर मचा रहे थे, तो फिर मैंने फाइनली उस डब्बे को ज़ोर से धक्का दिया अपने कमरे से दूर।
पेपर मेनेजरी को मैंने बहुत दूर कर दिया अपने आप से। अब अगर माँ मुझसे चाइनीज़ में बात करती थी तो मैं उसका कोई जवाब ही नहीं देता था। थोड़े टाइम बाद माँ ने कोशिश करी कि वो ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स बोल सके, लेकिन उनका एसेंट और उनके टूटे फूटे सेंटेंसेस को सुन के मैं शर्मिंदा हो गया था। मैंने कोशिश की उनकी लैंग्वेज को ठीक करने की, और फिर आखिरकार ये हुआ कि जब मैं आसपास होता था तो माँ ने बात करना ही बंद कर दिया। जब मैं आसपास होता था तो माँ कुछ भी नहीं बोलती थी। माँ को अगर कुछ बताना होता था तो वो हाथों से इशारा करके बताती थी। माँ ने कोशिश करी मुझे वैसे ही गले लगाने की जैसे अमेरिका में माएँ करती हैं टीवी में वो देखती थी गले लगाते हुए अमेरिकन माँ को, और वैसे ही उसने मुझे गले लगाने की कोशिश करी। लेकिन मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, बड़ा चढ़ाकर ओवर एक्टिंग हो रही है, ये मैनर्स ही नहीं है माँ को। काफ़ी इडियोटिक था, पता नहीं क्या क्या करती रहती है। तो माँ ने देखा कि मैं चिढ़ रहा हूँ उसके इस तरह से गले लगाने से, इस तरह की हरकतों से, तो फिर माँ ने गले लगाना भी बंद कर दिया। डैड ने मुझसे कहा कि तुम्हें इस तरह से अपनी माँ को ट्रीट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बात कहते हुए डैड मेरी आंखों में नहीं देख सकते थे। डैड को भी अंदर से ये ज़रूर एहसास होगा कि उन्होंने एक चाइनीज़ किसान की बेटी को लाके गलती करी है और एक्सपेक्ट किया है कि वो अमेरिकन कल्चर में ढल जाए। दोस्तों, जैक ना यहाँ पे एक परसेप्शन बना रहा है कि मेरे डैड को भी ऐसा लगता होगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी इस चाइनीज़ किसान की बेटी को लाके। हो सकता है कि जैक के डैड इस तरह से नहीं सोचते हों, लेकिन ये खुद से खुद अपना परसेप्शन बना रहा है कि डैड को भी लग रहा होगा कि हाँ, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी इसको लाके। अब हुआ क्या कि माँ ने अमेरिकन स्टाइल में खाना पकाना सीख लिया था। मैं वीडियो गेम खेलता था और फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ता था। कभी कभार मैं माँ को किचन टेबल पे देखता था। माँ रैपिंग पेपर की जो प्लेन साइड होती है ना, उसको पढ़ा करती थी। बाद में एक नया कागज़ का जानवर मुझे मेरी अलमारी पे रखा हुआ मिला। वो नया कागज़ का जानवर मुझे गले से लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे पकड़ा और पकड़ के मोड़ दिया। इतना मरोड़ा कि उसकी सारी हवा निकल गई और फिर उसे डब्बे में डाल दिया जहाँ पर बाकी सारे जानवर पड़े हुए थे। जब मैं हाई स्कूल में पहुँचा तो माँ ने पेपर के एनिमल्स बनाने बंद कर दिए। उस वक्त तक माँ की इंग्लिश काफ़ी बेहतर हो गई थी, माँ ने काफ़ी कुछ सीख लिया था इंग्लिश में, लेकिन मैं उस वक्त उस उम्र में पहुँच गया था जहाँ मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कि वो कौन सी लैंग्वेज में बात कर रही है। मुझे सुनना ही नहीं था, इंटरेस्ट ही नहीं था उसकी बातों में, किसी भी लैंग्वेज में बात करे वो। और फिर एक दिन क्या हुआ, मैं एक साइड पे खड़ा हुआ था, डैड दूसरी साइड पे खड़े हुए थे। हम दोनों के बीच में माँ लेटी हुई थी और वो हॉस्पिटल का बेड था। जी हाँ, हॉस्पिटल के बेड पे माँ लेटी हुई थी, उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। माँ अभी 40 साल की भी नहीं हुई थी, लेकिन उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो 40 साल से भी कई ज़्यादा बड़ी उम्र की हैं। दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी कहानी है, इसलिए मैं इसको पार्ट्स में बनाऊंगा। तो अगर आपको पेपर मेनेजरी का सेकंड पार्ट देखना है तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रही है ना, इस वीडियो के ऊपर आप क्लिक करो, आपको द पेपर मेनेजरी का सेकंड पार्ट मिलेगा। इससे आगे की कहानी मिलेगी आपको। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।